नमस्कार, इंडिया नामा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आतंकियों ने जम्मू के डोडा में कायराना हमला किया। आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन समेत 5 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है। आगे आपको दिखाएंगे यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी को लेकर जारी संग्राम की, और आखिरी में यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में बाढ़ के तांडव की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात आतंकी हमले की। जम्मू के डोडा से आज देश को झंझोर देने वाली खबर आई। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। घने जंगलों के बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने छिपकर हमला किया। हमले में शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले थे। शहीद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कैप्टन थापा की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। ये तस्वीर है आर्मी कैप्टन ब्रजेश थापा की, जो जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। युवा कैप्टन की शहादत पर पूरा देश स्तब्ध है और उनके सर्वोच्च बलिदान को सैल्यूट कर रहा है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर कैप्टन की शहादत की खबर पहुंची तो हर कोई गमगीन हो गया। हमें ये जो भाई शहीद हुए हैं, इससे हम लोग बहुत दुखद बात है कि इतना रियल हीरो जो हम लोग देश का सेवा करता है, इसका देहांत पे हम लोग बहुत ही दुखित है। और नगरवासी से निवेदन है कि सभी उनका जो सब यात्रा में शामिल होने की चेष्टा करें। प्राउड ऑफ ऑनर है कि जो देश के लिए शहीद हुआ है, ऐसा व्यक्ति हम लोग देश में और भी जरूरत है, जो कि देश का बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपना जान हथेली पे लेकर काम करते हैं। 26 साल के कैप्टन ब्रजेश थापा सिलीगुड़ी के बड़ा गिंग बाजार के रहने वाले थे। उनकी 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी है। उनके पिता कर्नल रैंक से रिटायर्ड हुए। जवान बेटे की शहादत से परिवार को गहरा सदमा लगा। माँ और बहन के आंसू नहीं थम रहे हैं। माँ को अपने बेटे पर गर्व है। माँ का कहना है कि रविवार को ही बेटे से बात हुई थी। ब्रजेश थापा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2019 में आर्मी में कमीशन हुए थे। 2 साल के लिए उनकी तैनाती 10 राष्ट्रीय राइफल में हुई। कैप्टन थापा के चाचा बताते हैं कि आर्मी बैकग्राउंड में उनकी परवरिश हुई थी। 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन उनका जन्म हुआ था। पूरा परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है। उनके पिता कर्नल भुवनेश थापा सेना से रिटायर हैं, जबकि बहन नेपाली गायिका हैं। क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him. कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता चाहते थे कि वो नेवी में जाए, क्योंकि आर्मी की ड्यूटी बहुत कठिन होती है। लेकिन उन्हें आर्मी की वर्दी बहुत पसंद थी। आर्मी की ड्यूटी करते हुए वो देश के लिए सर्वोच्च समर्पित कर गए। परिवार का कहना है कि अगले महीने उसे छुट्टी पर घर आना था, लेकिन वो घर आते उसके पहले उनकी शहादत की खबर आ गई। देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया। अब वो तो नेचुरल बॉर्न एंड बॉट अप आर्मी एरिया में हुआ। उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। अभी उनके घर में कौन कौन है आप? अभी तो इधर सिलीगुड़ी में तो मैं और हमारा छोटा भाई तो दार्जिलिंग में सर्विस है उनका, और उनका मिसेस है मेरा बहू कभी ऊपर दार्जिलिंग रहता है, कभी इधर ही रहता है। डोडा के जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में 2 राजस्थान के थे। भारतीय सेना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना ने कहा, भारतीय सेना के सभी अधिकारी उन बहादुर जवानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित हो सके। भारतीय सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतृप्त परिवारों के साथ खड़ी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोडा में आतंकवादियों के लगातार हमले पर सेना प्रमुख से बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जम्मू में सेना ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए बड़ा अभियान चलाया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबरों में आगे आपको बताएंगे दिल्ली की खबर। जी हां, दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर विरोध तेज हो गया है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने मोर्चा भी खोल दिया है। चमोली में तीर्थ पुरोहितों के प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सीएम धामी दिल्ली में मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लिहाजा कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा विवाद और क्यों हो रहा है दिल्ली में केदार मंदिर का विरोध? रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे श्री केदारनाथ धाम मंदिर की है, जिसका शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों हुआ। इस मंदिर को लेकर अब विरोध और सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के हजारों तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूं। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूं। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। सोमवार को केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में साधु संत, तीर्थ पुरोहित, व्यापारी और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और धामी सरकार खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संतों और तीर्थ पुरोहित समाज के विरोध से पुष्कर सिंह धामी सरकार बैकफुट पर आ गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि दिल्ली में बन रहे मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अजेंद्र अजय ने कहा कि कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए केदारनाथ मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। बढ़ते विवाद के बाद श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने कहा, अगर मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो ट्रस्ट नाम बदल देगा। हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपने कमेटी में बात कर ली है। हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि जो मंदिर जहां है वही होना चाहिए। उसकी प्रति बनाकर ये कहना कि वो वहां नहीं जा सकते, यहां आकर पूजा कर लें, ये उचित नहीं है। शंकराचार्य के बयान के बाद तीर्थ पुरोहित आंदोलित हो गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा, ये अनादिकाल मंदिर है, इसकी अखंडता और महत्ता बनी रहनी चाहिए। भगवान केदारनाथ जी सद्बुद्धि दे, कल्याण करें। जो इसकी दिव्यता है उसको किसी भी धार्मिक कार्य के लिए खराब न करें। मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा।
जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। मामला बढ़ता देखकर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पिछले दिनों दिल्ली के बुराड़ी में जोर शोर से चल रहे केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। लेकिन लोगों का सवाल है कि केदारनाथ धाम एक ही है तो उसके नाम पर दूसरा मंदिर कैसे बन सकता है। ये सनातन धर्म के खिलाफ है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों से बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वहां आते हैं। तीर्थ पुरोहितों ने धमकी दी कि जब तक दिल्ली में मंदिर का निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली के मंदिर का नाम बदलने के फैसले के बाद शायद ये विवाद खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों के टीचर और कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डिजिटल हाजिरी के खिलाफ टीचर आंदोलित थे और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को टीचरों से बात करने के लिए कहा है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, लिहाजा योगी सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। फिलहाल 2 महीने के लिए डिजिटल हाजिरी पर रोक लग गई है। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल हाजिरी के खिलाफ आक्रोश। टीचरों का संग्राम बैकफुट पर सरकार। सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार और लापरवाह टीचरों को लेकर योगी सरकार सख्त है। इसी को लेकर सरकार ने डिजिटल हाजिरी का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ प्रदेश भर के टीचर और कर्मचारी आंदोलित हो गए। 8 जुलाई को जारी सरकारी आदेश में साफ कहा गया था कि लगातार 3 दिन ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने पर वेतन रोक दिया जाएगा। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन आक्रोशित टीचरों का विरोध कम नहीं हो रहा था। जब तक शिक्षकों की जो मूलभूत जो मांगे हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक जो डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान है उसका इसी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है, प्रेरणा ऐप, उसके माध्यम से ली जाएगी और जो ऐप है हमारे वो काम ही नहीं करते हैं। सरकार और अधिकारी केवल एसी में बैठकर आदेश पारित कर देते हैं। भगवान को हम किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 22 तारीख को हम निर्देशालय का घेराव करेंगे। सरकार के सख्त रुख के बावजूद टीचर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शिक्षक संघों की अगुवाई में टीचर्स अपनी मांगों पर अड़े थे। सोमवार को सभी जिलों के टीचरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। और डीएम को ज्ञापन सौंपा था। लगातार विरोध प्रदर्शन और टीचरों की नाराजगी के बाद योगी सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ मिला था। शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव के सामने अपनी समस्याएं रखी। मुख्य सचिव ने 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई। कमेटी बनाकर टीचरों की समस्या का समाधान किया जाएगा। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर टीचरों की कई तरह की शिकायतें हैं, जिस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया और समस्याओं के समाधान तक डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी। जिस तरीके से शिक्षण संस्थाओं ने इस डिजिटल अटेंडेंस का बायकॉट किया था, उसका असर साफ दिखने लगा था। अब शिक्षण पे भी इसका असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। यही वजह है कि आज जब सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से एक शिक्षक संघ का एक डेलीगेशन जाके मिला है, तो उसके बाद उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था जो जारी की गई थी उसे रोक दिया जाएगा। डिजिटल हाजिरी के खिलाफ प्रदेश भर के टीचर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
टीचरों का आरोप है कि चुनाव से लेकर बीएलओ समेत कई तरह की जिम्मेदारी सरकारी टीचरों को दी जाती है और ऐसे में डिजिटल हाजिरी कैसे संभव है। शिक्षकों ने इसे काला कानून बताया और आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। सोमवार को आगरा के 3 ब्लॉक के 109 संकुल शिक्षकों ने सामूहिक तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी को इस्तीफा सौंप दिया। मुरादाबाद में भी 83 संकुल टीचरों ने इस्तीफा सौंप दिया। टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो गई है। एसपी और बीएसपी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी टीचरों के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने में जुट गई है, तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और बीजेपी की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। बीजेपी शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षक और कर्मचारियों की समस्या के प्रति सरकार हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। इससे पहले एसपी महासचिव राम गोपाल यादव भी डिजिटल हाजिरी पर सवाल उठा चुके हैं। मैंने तो ट्वीट किया था, ये तो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो टीचर्स, जब आप और विभागों में कहीं लागू नहीं कर रहे तो टीचर्स पे क्यों लागू कर रहे? टीचर्स को हर जगह, चाहे चुनाव हो, बीएलओ का काम टीचर करे, चुनाव ड्यूटी पर टीचर जाए, हिंसा हो गई चुनाव तो टीचर पिटे, सारा जो है टीचर पे ही किया जाता है और कहीं नहीं करते। ये खुद क्यों नहीं करते जो दिन भर रहते नहीं, अधिकारियों से लेके नीचे, सिपाही से लेके डीजी तक, लेखपाल से लेके चीफ सेक्रेटरी तक। डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक पर चंदौली में शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की। टीचरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। क्या कहना है टीचरों का, आइए एक बार सुनाते हैं आपको। ऑनलाइन अटेंडेंस निरस्त करो, हमारी मांग है। इस बात को लेकर के एक मीटिंग हुई है सुबह में। थोड़ी ही देर पहले व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज आया कि इसको 2 महीने के लिए स्थगन आदेश आ गया है, तो अब उस पर हमें लगता है सरकार कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगी। पहली बार जब इन्होंने आदेश दिया तो बिना किसी के राय मशवरे के सीधे ला के थोप दिया था। अभी शिक्षक संगठन के कुछ नेताओं को बुलाया है वहाँ पे और डिस्कशन के बाद स्थगन दिया है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि माननीय योगी जी जांच करावें, जो इन्होंने टैबलेट दिया उनके बीओ जा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। इतना थर्ड क्वालिटी का है कि उसमें क्या कहा जाए पता नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। हम विद्यालय पहुँचेंगे, समय से मौजूद रहेंगे, उसके बाद भी एब्सेंट हो जाएंगे, तो उसकी भी जो समस्या उसका निदान किया जाए। हमारी प्रमुख मांगे हैं। डिजिटल अटेंडेंस में भी बहुत समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं को सरकार दूर कर दे। ऐसे 2 महीने से भले ही टाइम दिया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दे और हम सभी लोग जैसे पूरे मन तन मन से काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ टाइम लिमिट स्कूल का होता है, फिर भी हम लोग टाइम के बाद भी विद्यालय में रुक करके उन कामों को पूरा करके हम लोग विभागों में भेजते हैं। पूरे प्रदेश के जो शिक्षक आंदोलित थे, तो प्रतिदिन वो लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे। हमारे शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों तक जो लखनऊ में थे उनसे वार्ता हुई प्रमुख सचिव गृह के पास से, और जो भी उन लोगों ने निर्णय लिया है हम उसके अच्छे हैं। एक्सपर्ट कमेटी जो भी निर्णय लेगी, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में निर्णय लेगी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया डेली।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होनी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नड्डा से मिलेंगे। दिल्ली दौरे पर है केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। हार की समीक्षा के बाद अब जो लखनऊ की बातें थी वो दिल्ली तक आ गई है। उम्मीद और कयास ये लगाया जा रहा है कि उपचुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर पाए, इसको लेकर रणनीति है। रणनीति इस बात को भी है कि क्या संगठन और सरकार में कोई फेरबदल होने वाला है। इन्हीं सब को लेकर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में। दिल्ली पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके पहले हमने देखा था जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ गए थे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और अब यहां आए। दरअसल फोकस ये है कि जो बाय इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो। क्या समन्वय सरकार और पार्टी के बीच में हो, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। दूसरी चर्चा, क्या संगठन में कोई फेरबदल है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय कैसे बने, इन सारी चीजों को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया डेली।